क्लिक करता हूँ और मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। ये और क्या खुला है, ये बाद में सेटअप करेंगे एक बार, ठीक है। ओके, अब दोबारा से देखते हैं। अब मान लो ये सारे का सारा किसी बच्चे ने कहा सर मुझे ये दे दो, तो मैं क्या करूँगा, इसको गिट हब पर रख दूँगा। गिट हब पर आप क्लोन बना लोगे और आपके पास ये कोड आ जाएगा। उसके अंदर आपने कब कोड में क्या चेंज किया, किस लाइन में चेंज किया, वो सब कुछ बताता है। बात समझ में? तो जब भी आप कंपनी लेवल पर काम करोगे, कंपनी में जाओगे, तो आपको ऐसे थोड़ी देगा ये ले प्रोजेक्ट अपना पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर ले। वो आपको क्या कहेगा कि गिट पर पड़ा हुआ है, मैं तुझे एक्सेस दे रहा हूँ। वो तुझे एक मेल भेजेगा, मेल में तुम्हें एक्सेस आएगा। जैसे तुम क्लिक करोगे वो आपको गिटहब पर आपकी वो रेपो दिखा देगा, मतलब वो फोल्डर दिखा देगा। फिर वहाँ से आप क्लोन लोगे, अपनी ब्रांच बनाओगे, चेंजेस करोगे और अपलोड कर दोगे। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट दो चीज़ों से मिलकर होता है, गिट और गिटहब दोनों अलग अलग है। गिट का मेन जो काम है वो आपके सिस्टम पर वर्जन सिस्टम बनाना है। जैसे मान लो कोई PHP 8 चल रहा है और PHP 8.2 नया वर्जन आ गया। अब किसी PHP 8 में 8.0 के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बाकी वर्जन पर रिफ्लेक्ट करेगा वो तो। पर ऐसा नहीं होता, वो एक अलग वर्जन होता है, उस वर्जन में चेंज करता है वो वहीं पर ही चेंज होता है, दूसरे वर्जन के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। बात समझ में? तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। दो वीडियो देखना, एकदम बारीकी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। आप देख के आओगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे खर्च करके आने ही है, 1-1 घंटे की 2 वीडियो है, ठीक है। फिर आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, मतलब कल सुबह फ्री हो जाओगे, फिर अपना PHP का देखते रहना। एक बार आज शाम से कल सुबह के बीच में कैसे भी करके वो 2 वीडियो देख के आना, नहीं तो तुम आओगे तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 9 बजे से स्टार्ट होगी, ख़त्म का पता नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटा भी लग सकता है, ओके। कल की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि ट्राई कैच अचानक से आ गया था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर विच इज़ लास्ट ऑपरेटर, और फिर हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा एरे विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो लास्ट कंटिन्यू करते हैं विच इज़ conditional.php। मुझे ये कीबोर्ड कैप लगता है। ओके, देखो मैंने लिखा PHP, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ये है कंडीशनल। कंडीशनल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नल कॉलेजिंग ऑपरेटर को। नल कॉलेजिंग ऑपरेटर कौन सा होता है, 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल $A इज इक्वल टू राजेश, ठीक है, और लिख दिया $B इज इक्वल टू $A, ठीक है, इको $B। बी में क्या है, राजेश है, दैट्स द राइट आंसर। बी में क्या है, राजेश है। कोई इशू है? नहीं। फिर से दोबारा से पढ़ते हैं। मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, बताओ बी में क्या है, दैट्स द राइट आंसर। बी में क्या है, मैंने पूछा बी में क्या है, बी में क्या है, नल। नल कौन बोला, दैट्स द राइट आंसर। मैंने कहा हुआ है जब वेरिएबल अनडिफाइंड होता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। एरर है लाइन नंबर 4 में ए के अंदर कि ए वेरिएबल जो है वो अनडिफाइंड है, लेकिन यदि मैं बी को वार्डम करवाता हूँ तो ये कहेगा नल आउटपुट। 5 नंबर लाइन में आंसर नल है, 5 नंबर लाइन में आंसर नल है। एरर तो लाइन नंबर 4 में है, अनडिफाइंड वेरिएबल। बात समझ में?
किसी भी बॉन्डिंग को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एट। तो अभी बी के पास क्या है, नल। अब मैं ये चाहता हूँ बी के पास कभी नल नहीं आना चाहिए। ए में वैल्यू हो तो प्रिंट कर दो, नहीं हो तो जो नहीं है वो बता दो। तो हमने कहा यदि ए में वैल्यू ना हो तो राहुल लिख दो जो आज एब्सेंट है, ठीक है। तो अभी ए का वैल्यू क्या है, राहुल है। तो मैंने ऐट द रेट तो हटा दिया, फिर एरर क्यों नहीं आए इस ऑपरेटर में। ये क्या कहता है, इट्स सेंड या रिटर्न। ये पहले भी पढ़ाया है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ये नल के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा आया है। इट्स रिटर्न सेकेंड ऑपरेंड व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज, क्या लिखना है, व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज नल। इट्स रिटर्न सेकेंड ऑपरेंड व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज नल। if first operand is undefined, then it's also prevent warning। ठीक है, इतना ही है। तो ये राहुल भेज रहा है कब, जब ए में नल है, साथ में ये अनडिफाइंड वाली एरर को भी रोक रहा है। रन करवाता हूँ तो देखो अभी क्या आ रहा है, राहुल। अब क्या आएगा, राजेश आएगा। ए में क्या है, राजेश, तो इस राजेश को भेज दो। ए में क्या है, राजेश, तो राजेश को भेज दो। ये कब भेजना है, जब ए में नल हो। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। जब ए में, अभी राजेश आ गया ना, वार्ड डेटा टाइप के साथ प्रिंट कर रहा है जान, ओके। अब मैंने लिख दिया ए में ब्लैंक। बताओ क्या है बी में, दामिनी, सीमा जी, राहुल। इधर पीछे गलत आंसर है ये। अब मतलब नहीं है, गलत आंसर बोलने में दो ही आंसर आने थे, या तो ब्लैंक आना था या राहुल। इतनी देर पोज करने के बाद बोलने से मतलब ही नहीं है। तो सब गिलन ठा पड़ के ब्लैंक आते। पहला बोल लो, मेरी बात समझ में आई क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स रिटन सेकेंड ऑपरेंड व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज नल। क्या पहला ऑपरेंड नल है क्या, ए में ब्लैंक है ना स्ट्रिंग का, तो जो ए में है वो बी को भेजेगा। जब ऊपर लाइन लिखी हुई है कि वो नल, ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं ये सेम चीज़। तो अभी क्या आया, स्ट्रिंग का ब्लैंक। चलो दोबारा से पूछते हैं, बताओ बी में क्या है, पीछे अरे थोड़ा तेज बोल। एरर नहीं, फॉल्स और राउंड में से एक आएगा ही आएगा। जो डिसाइड दैट, अब्बा जब्बा डब्बा नहीं, अकड़ पकड़ बम्बे। सीमा जी, नहीं, वो उस केस में है जब मैं कोई कंडीशन चेक कर रहा हूँ। क्या यहाँ कोई कंडीशन हो रही है, नहीं।
मैंने ये नहीं पूछा हु इज़ ट्रू या हु इज़ फॉल्स। दिस इज ऑपरेटर नेम इज नल कॉलेजिंग ऑपरेटर, ये नल पर ही बिहेव कर रहा है। इसको दरकार नहीं है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ये कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। ये कहता है फर्स्ट ऑपरेंड इज नल देन आई विल रिटर्न सेकंड ऑपरेंड। क्या फर्स्ट ऑपरेंड नल है तो तुम क्यों राहुल को प्रिंट करवा रहे हो? जब साफ साफ कह रहा हूँ नल होने पर ही राहुल आएगा, तो तुम फॉल्स पर राहुल क्यों करवा रहे हो? फॉल्स ही आएगा। फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो बी के पास जाएगा, तय है ये इस ऑपरेटर की खास बात है। वो ट्रू फॉल्स इफ कंडीशन लगी हुई हो तब, या कोई मैं कंडीशनल ऑपरेटर लगा रहा हूँ तब। यहाँ पर तो ये सब नहीं आएगा। जब यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑपरेंड नल होगा तभी वो सेकेंड ऑपरेंड को भेजेगा। इट्स रिटन सेकेंड ऑपरेंड व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज नल। फर्स्ट ऑपरेंड में क्या है? फॉल्स। क्या वो नल है? क्या नहीं है, फॉल्स जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी क्या आउटपुट आएगा? सीमा जी, ट्रू बाबू के हिसाब से बता रहे, ये कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है। ये साफ साफ कह रहा है यदि पहला ऑपरेंड नल है तो सेकंड ऑपरेंड पर जाएगा। इस बार पहला ऑपरेंड नल नहीं है, नल स्ट्रिंग है, तो इस बार जो नल स्ट्रिंग आंसर दे रहे हैं वो सब सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्ट्रिंग है नल। ये जो इसमें है वो इसमें दे देगा, बात खत्म। इसमें इस बार स्ट्रिंग में नल है, कीवर्ड नहीं है। नल के ऊपर कोटेशन लगा हुआ है ना, तो इस बार कीवर्ड नहीं है, वो नल चला जाएगा। स्ट्रिंग के फॉन्ट कैरेक्टर का नल है। मैंने नल ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होता तो कौन जाएगा? राहुल। राहुल केवल एक ही केस में आएगा जब नल होगा, उसके अलावा अपने दिमाग के घोड़े नहीं लगाने। ये मैं तुम्हें करोड़ बार कह चुका हूँ। अभी मैं आपको राहुल का भेजना है जब फर्स्ट ऑपरेंड नल हो, उसके अलावा कुछ भी मन में हो तो आपको नहीं मानना हु इज ट्रू हु इज फॉल्स। ये नहीं कह रहा, यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। ये इसका ऑपरेटर का नाम यही है कि तुम्हें नल की जब प्रॉब्लम आए तब मुझसे बात करना। ऑपरेटर का नाम नल कॉलेजिंग ऑपरेटर है, तो वो केवल नल पर ही काम कर रहा है, ट्रू फॉल्स पर काम नहीं कर रहा। कब से ये समझा रहा हूँ, ये दूसरी बार समझा रहा हूँ। ये मैंने नल पढ़ाते बढ़ा दिया तुम्हें, तुमको तो खोल के दिखा देता हूँ। डेटा टाइप के अंदर ये ऊपर डेटा टाइप, ये डेटा टाइप में नल, और ये रहा नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। इट्स रिटर्न सेकंड वैल्यू मतलब ऑपरेंड व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज नल। इट्स आल्सो प्रिवेंट वार्निंग ऑफ अ डिफरेंट वेरिएबल। सेम लाइन वापस लिखी हुई है, और इसका मैं नाम ही दिया हुआ है नल चेकर। ऐसे मत करो, कोई क्लास को बीते हुए महीनों नहीं हुए हैं जो इस तरीके से करो। मैंने सोचा ये तो पढ़ाया हुआ है, 5 मिनट में पूछ के ख़त्म कर दूंगा, तुम तो इस पर टाइम ही कंज्यूम कर रहे हो। देखो यहाँ बहुत सिंपल नियम है। हम स्टार्टिंग के अंदर आपको 1 घंटे में चुपचाप घर भेज देते हैं, और आपको आपकी मर्जी देते हैं कि मर्जी है तो बैठो, वरना मत बैठो, आपकी जैसे सुविधा हो, बस प्रैक्टिस करके आओ। इस तरीके से खोटे जवाब दिए ना तो भली तूफान ही आ जाए, हम आपको यहाँ रोक लेंगे और प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे। सिवाय एक ही ऑप्शन है जाने का, या तो सासरा हो या जॉब हो, उसके अलावा यहाँ से जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये बात दिमाग में रख लेना। मेरे यहाँ पर 2 ही केस में छूट मिलेगी, या तो जॉब है भी जाना ही पड़ेगा, कब पेट पर तो लात मारने से नहीं, या सास रहा तो जाने पड़ते, उसके अलावा देयर इज नथिंग चांसेस। बात दिमाग में रख लो। अब तुम्हारे हाथ में है कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, मर्जी से जाएंगे। इसके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है कि पढ़ के आ जाओ। फिर मेरी मर्जी चलेगी तो तुम्हें टीच फील होएगा कि सर ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, मुझे इतना जरूरी काम था, मुझे स्विमिंग पूल जाना था, मुझे मेले जाना था, मुझे मम्मी के साथ जाना था, मुझे वहाँ जाना था, फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यहाँ जो सब बच्चे बैठते हैं ना, मैं फिर किसी की नहीं सुनता। खारा नहीं बोलूँगा, पर मैं जरूरी काम होगा मैं घर बात करा था,
मैं भैया ने फ़ोन कर पूछ लिया, मैंने रोकू तो दिक्कत है कि कोई घराड़ा फ़ोन नहीं किया, हाँ पहले पढ़ ही थे रोक लो और कभी और जा पे से बात समझ में आई नहीं। तो तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऐसा कोई आप लोगों के साथ करूँ तो चुपचाप पढ़ लो, माथे में डाल लो। सब लोग मेरे कनेक्शन से आते हो, मेरा ऐसे कोई पब्लिसिटी से नहीं आता। सब लोग किसी न किसी कनेक्शन से आया हुआ, ये अपने दोस्त के साथ आया हुआ है, आपको आदिल ने भेजा है। कनेक्शन क्या है, मैंने पढ़ाया हुआ है पुराने वाले, तब वो यहाँ भेजा है। विश्वास है उनका कि मैं तुम्हें तैयार करूँगा, तुम अपनी मर्जी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं ठोक के तैयार करूँगा। यहाँ आए हो तो तैयार करके ही भेजूँगा। हाँ तुम छोड़ देते हो तो अलग है, इधर नहीं छोड़ते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नौकरी तक पहुँचा दूँगा। अब आपके हाथ में है। नन कॉलेज में अपना दूसरी बार हुआ है इसलिए मैंने इतना सारा सुना है। पहली बार में तुम मुझसे 1000 बार पूछते मैं बताता, क्लास चालू होने से पहले तुम बाहर खड़े हो के 1000 बार पूछते तो भी बताता। मैं समझ में आ रही, मैं क्लास में दूसरी बार बता रहा हूँ ना और तुम इस तरीके से ब्लैंक हो रहे हो, ये गलत बात है। हफ्ता भर हुआ है बैच चालू हुए को, क्योंकि लंबा पीरियड नहीं हुआ, 10 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वर्किंग क्लास 10 भी नहीं है टोटल, कितनी कलम देखी थी ना, थोड़ी सी की तो थी वर्किंग क्लास, 10-12 हुई है, 17 हो गए, 17 हो गए भाई। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ नहीं हो रही ओपन। अब तो मैंने पुरानी वीडियो डिलीट कर दी लैपटॉप से। ये तो उस समय बोलना था अगले दिन, मैं 3 दिन बाद डिलीट कर देता हूँ मेरे सिस्टम से। जो वीडियो डिलीट हो रखी है ना, किसी के नोट्स लिखे हुए हैं तारीख वाइज, तो मुझे बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा वो और इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सोच के सही जवाब देना। क्या आउटपुट है? कौन गेट खोल रहा है? ये सब हवा खाने के लिए थोड़े खोलते हैं, हवा खाते से बंद हो। सीमा जी, किस किस को राहुल लग रहा है? तुझे नहीं लग रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा? लगा ले, सही है राहुल आंसर। क्या ए में कोई वैल्यू है? नहीं, तो हमने कहा हुआ है when variable is undefined then default value is null। जब कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। when variable is undefined then its default value is null। जब आपने कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है किसी वेरिएबल को, मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मानी जाएगी? नल मानी जाएगी। बात समझ में आई क्या? मैंने हर बातें पहले कहीं ना कहीं लिखी भी है, तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ। देन माई आंसर इज राहुल। बात समझ में आई है? बस इतना ही है नल वालों में, ठीक है? क्लियर हो गया है क्या? यदि जब कभी भी ये फाइलें चाहिए मुझे बता देना, मैं दे दूँगा। मेरे लिए कोड इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही मेरे लैपटॉप में से आप पूछ कर कुछ भी लेके जा सकते हो, पूछ कर कुछ भी लेके जा सकते हो, बस इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। इसीलिए कोई पासवर्ड मेरे सिस्टम पर नहीं है। अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात अब हम कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बाद में टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल में आता है, विच इज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर। मेरे अनुसार ऑपरेटर्स की दुनिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनल, इसमें ग्रेटर देन लेस देन वाले आते हैं, लॉजिकल, और ये नल कॉलरिंग और ये टर्नरी। यदि ये 4 ऑपरेटर भी किसी को मस्त वाले दिमाग में क्लियर है ना, तो प्रोग्रामिंग कभी भी टफ नहीं है।
कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन वाले रिलेशनल, एंड और नॉट वाले लॉजिकल, और नल कॉलेजिंग ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इसके अलावा आपको वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आते हैं अच्छे से। तो छः ऑपरेटर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इतने ऑपरेटर ही डे टू डे लाइफ और ये सब में होता है। जो नल कॉलेजिंग है आजकल की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनमें है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, शायद पाइथन में भी है, PHP में भी है, C++, जावा, इन तीनों में नहीं है। अब आगे ये 2022-23 के बाद ये नया ऑपरेटर आना स्टार्ट हुआ है। तो जितनी भी नई लैंग्वेजेज में नए वर्जन हैं उनमें ये ऑपरेटर आना स्टार्ट हो गया है। कौन सा? 2 क्वेश्चन मार्क वाला। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम करते हैं टर्नरी। ये एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जिसमें 3 ऑपरेंड होता है। पहला ऑपरेंड होता है बूलियन टाइप का, ये हो गया पहला, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद में आता है सेकंड ऑपरेंड। तो इसके अंदर क्या है, थ्योरी के साथ में इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है। इफ फर्स्ट मतलब पहला वाला ऑपरेंड, मतलब वही फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, यदि पहला ट्रू है कैसे भी करके, चाहे कंडीशन से चाहे ट्रू लिख कर। अब यहाँ पर रूल फॉलो होगा क्योंकि मैंने यहाँ बूलियन मांगा है, नल नहीं मांगा। मैंने यहाँ क्या माना है, बूलियन। तो जब भी कोई बूलियन मांगे ना तभी आपको लाइन बोलना है। कौन सा? हु इज ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू, ऐसे 0 4 नल ब्लैंक ब्लैंक एरे। ये कब बोलना है आपको? जब बूलियन कहीं शब्द आ जाए। अब यहाँ बूलियन शब्द है तो यहाँ पर हु इज ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट 0 4 ब्लैंक। ये चाहे कंडीशन से आ रहा है चाहे मैंने मैनुअली लिखा है। यदि यहाँ ट्रू हुआ तो ये इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन दिस, जो कि सेकंड है, अब ये क्या है, कॉलम के बाद तीसरा है, इज फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन दिस थर्ड। ये खुद कौन सा है? थर्ड ऑपरेंड इज रिटर्न। दिस इज थ्योरी ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो 3 जने, ये पहला ऑपरेंड है, क्वेश्चन मार्क से लेकर कॉलम से पहले तक का दूसरा है, और तीसरा कॉलम के बाद से लेकर यहाँ तक का है। बात समझ में आ गई? मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखो, कॉपी मैं लिखा $x = ट्रू, पहला ट्रू लिख दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। कंसोल क्या नाम है, इको $x में क्या है, ये कह देगा इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन दिस सेकंड ऑपरेंड इज रिटर्न, क्योंकि पहला ट्रू है ना, ये पहला हो गया, डबल कोट से इस डबल कोट तक का दूसरा, इस डबल कोट से इस डबल कोट तक का तीसरा, तो टोटल 3 ऑपरेंड हो गए, ठीक है। पहला डिसाइड कर रहा है किधर जाना है, ये आया ना फर्स्ट ऑपरेंड टू दिस सेकंड ऑपरेंड, मतलब हमारे पास कौन सा वाला आया, सेकंड। यदि यहाँ फॉल्स होता तो थर्ड वाला आ जाता। किसी ने कोई पुराना वाला एक सीरियल आता था, ऑफिस, कभी सुना हुआ है क्या ना? आज सुना हुआ है ना, ऑफिस? नहीं नहीं सुना हुआ? चलो कोई, हाँ वो तो नाटक, वो तो कार्टून है, चलो नहीं है तो ऐसा समझो। मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मार्केट जा रहा था, तो मेरी मम्मी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैंने मम्मी को पूछा मार्केट जा रहा हूँ कुछ लाना है क्या? उसने कहा हाँ। देखना सब्जी के अंदर भिंडी मिलती हो तो ले आना, यदि ना हो तो लौकी ले आना, ठीक है। तो मुझे लौकी कब लानी है, ये डिसीजन कौन लेना है? फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स मतलब ट्रू, यदि मुझे भिंडी मिल जाती है तो मैं सेकंड के बाद पूछूंगा नहीं। तो यहाँ कंडीशन कम कर रही है, यहाँ पर हाँ होने पर क्या करना है, ना होने पर क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मम्मी ने कहा देखना आम मिले तो लेके आना, नहीं हो तो मत, कुछ मत लाना, मतलब आयल्स नहीं है वहाँ पर, क्या नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है कि नहीं हो तो नहीं कुछ लानी है,
सब्जी के केस में शाम को कुछ बना नहीं है, कुछ तो लेके आ। समझ में आई? मम्मी ने क्या देख भिंडी मिले तो ले आना, नहीं तो कि कुछ नहीं आना तुझे, भाई जी को ले गए। कौन है? ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो आपको क्या करना है, ये जो ऑपरेटर है ये पहला ऐसा है जो डिसीजन मेकर है। हाँ होने पर क्या करना है, ना होने पर क्या करना है। बात समझ में? छोटा सा टास्क तुम्हें एकदम इजी सा, ठीक है। मेरे पास एक जेंडर नाम का वेरिएबल है। टास्क क्या है आपका, ये तो हो गई थ्योरी। मेरे पास जेंडर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। और उसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यदि मेल हो तो हेलो सर प्रिंट हो, यदि फीमेल हो तो हेलो मैम प्रिंट हो। तो मुझे आपको बताना है $x नाम के वेरिएबल के अंदर आपको ये लाइन लिखनी है, जब मैं इको x कर रहा हूँ तो यदि मेरा जेंडर मेल हो तो आना चाहिए हेलो सर, और यदि मेरा जेंडर फीमेल हो तो आना चाहिए हेलो मैम। यहाँ पर लाइन जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ आपको कोड लिख के देना। आपको तो पहला कोड मैं लिख देता हूँ, अगला आप कर देना। बोलो बोलो, मैं लिखूँ पहला या लिख दोगे? हाँ देखो, मैंने कहा यदि जेंडर क्या हो, मेल हो, तो क्या प्रिंट कर लो, हेलो सर। नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, हेलो मैम। ठीक है, तो अभी आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो सर। यदि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फीमेल, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो मैम। सेम क्वेश्चन, छोटा सा सेम क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहले उतारना चाहो तो उतार लेना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मेरे पास एक एज नाम का वेरिएबल है, ठीक है। उसमें कितने भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और $x है वो आपको लिख के देना है, मैंने इको $x। अब आपको ऐसा है कि आपको x में क्या प्रिंट होना चाहिए, इन सर्विस और रिटायर्ड, दो शब्द है। यदि 60 साल के बराबर और अंदर है तो आपको क्या कहना है, इन सर्विस। 60 साल से जैसे ऊपर जाए तो क्या कह देना है, रिटायर्ड, ठीक है। सेवा निवृत्त है भाई, 60 साल से ऊपर है मतलब रिटायर्ड हो गए बाबा। तो x के अंदर या तो इन सर्विस आना चाहिए या रिटायर्ड आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ट्राई करना चाहे तो कर ले, ट्राई करना चाहे तो कर ले, इतना भी नहीं आ रहा। तुम्हारे कल PHP रन हो गए थे क्या, प्रोग्राम रन हो गया था इसका PHP? तुम्हें फाइल रन करवानी आई घर पर, जाने से पहले भैया से करके जाना। बाकी सब जने करके दो, मैं आता हूँ पानी पी के। नहीं 60 या 60 साल से नीचे हो तो
हाँ जी, लिख दिया। अरे तो सही है। ये भी सही है। तो कुछ फायदा नहीं। रुको बड़ा टेंशन हो गया। इतना दोनों देते नहीं है, इतना सोचते ही नहीं। हेलो, आ गए। हम्म 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 हम्म। नहीं, हेलो सुन, मेरी बात सुन। बात कर रहे
मैं कह रहा हूँ कंट्रोल Z करते कंट्रोल Z आगे से दिखाई भी आ जाती है। एक एच पे नाम से कंट्रोल Z करो तो मेरे पास बहुत ठीक है ना। हाँ लिख दिया गया यहाँ पर। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये जितना कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों ने इसको अज्यूम किया है। मैंने सिंपल क्या कहा, यदि एज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 60K देन इन डैश सर्विस, नहीं तो क्या है रिटायर्ड की स्पेलिंग बोलो सही क्या। जो भी है ये कोई नहीं, समझ गया ना, मान लेते हैं फ्री है बाबू। अब ठीक है, तो अभी आउटपुट में क्या आ गया, फ्री है बाबू। यदि वो 55 साल का है तो इन सर्विस है। तो आप ऐसे दो दो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं। यहाँ कॉलोन देखो, ये अकेला तय करेगा इस रास्ते जाना है या इस। अब बात समझ में, किस किस का गलत था, एक आपका था और गलत था या सेम था, सही था क्या, किया ही नहीं, थोड़ा गलत है। चलो इसी बात पर एक और पूछते हैं। ओके क्वेश्चन ये है, हेलो नमस्कार राजेंद्र जी, बात में बंद हो गया, नहीं हो गया। मैं एक आदमी की कुछ बात से नहीं पढ़ाएगा, अलग आता है मुझे पढ़ने नहीं पढ़ा। नहीं मेरे देखो अभी सुबह 6 बजे से 7 के 8 बजे तक कम्प्लीटली बिजी शेड्यूल है। .NET को बंद हुए कोई हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर 10 साल हो गए, क्योंकि अब मैं उसे भी पढ़ाऊँगा तो रिकॉल करना पड़ेगा मुझे। हाँ क्योंकि मैं तो हालांकि मैं .NET में सर्टिफाइड हूँ, .NET से खुद से तो वही है, वो नहीं है। पहले मैं .NET डेवलपर ही था शुरू में, वो पढ़ाया नहीं जा सकता, अब नहीं पढ़ाया है ना, ठीक है। ओके डन। अभी आगे कौन कनेक्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से वापस से डिसाइड। देखो मैं जब भी पूछ रहा हूँ ना, अब लीस्ट सिंपल जितना हो सकता होता है, जैसे बहुत सिंपल था इसी तरीके से सिंपल पूछता हूँ, लेकिन इस बार इसमें एंड ऑपरेटर यूज आएगा जो हमने पहले पूछे थे, ठीक है। यदि रहने देते हैं, एक बार एंड सिंपल करते हैं। यदि किसी की सैलरी 5,000 से ज़्यादा है तो 10,000 बढ़ा दो, 5,000 से कम है तो 20,000 बढ़ा दो। डॉलर सैलरी मान लेते हैं 6,000 है, तो कितनी बढ़ानी है इसकी, 10,000। यदि 2,000 होती तो कितनी बढ़ानी होती, 20,000। मतलब 5,000 से कम है तो 20,000 बढ़ाओ, 5,000 से ज़्यादा है तो 10,000 बढ़ाओ। तो अभी यहाँ एक 3 नंबर लाइन लिखनी है, फिर 4 नंबर लाइन में मैंने वापस लिखा इक्वल सैलरी। यहाँ लिखा हुआ डॉलर सैलरी इक्वल्स टू सेमी कॉलम। अब आपकी बारी है यहाँ लिखने की। कितने भी बढ़ा दो, कुछ वैल्यू बढ़ानी है। 5,000 से ज़्यादा हो तो 10,000 बढ़ा दो, 5,000 से कम हो तो 20,000 बढ़ा दो। अभी एग्जाम्पल के तौर पर 6,000 है, 16,000 आना चाहिए।
बना दिया क्या? ठीक है। बार बार नहीं तो जम्मा ये बता रहे हैं जब से पुलिस रीड कर रहा होगी हैं भी मैंने ऐड बोल के क्या कर दिया मैंने करेगा कुछ जल्दी रहेगा ये मैंने नहीं कुछ मैंने फिर कैंसिल कर दिया। मैंने कहा एक बार पहले सबका सही होता है फिर ये सोचा सही है पर बड़ी कहाँ से ले 10,000 कितनी सैलरी बढ़ाई कहाँ 16,000 आई नहीं इसका 10,000 आएगा। लेकिन मैं बात कोई नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है नया है एक दो बार और कराऊंगा अभी तो हो जाएगा। मैंने कहा डॉलर सैलरी ज़्यादा हो 5,000 से तो कितनी करनी है सैलरी प्लस 10,000 ठीक है। या यदि सैलरी 5,000 से ज़्यादा ना हो तो सैलरी प्लस 20,000 बस इतना था ठीक है। यदि इसको और इजी करना है तो इस लाइन की जगह ये लाइन लिखो। हमने प्लस इक्वल्स टू पढ़ लिया था ना प्लस इक्वल्स टू सैलरी ज़्यादा हो तो आप सीधा यहाँ 10,000 लिख सकते हो और सीधा यहाँ क्या लिख सकते हो 20,000। ये पुरानी सैलरी में सीधा बढ़ जाएगा। दोनों लाइनें सही हैं जो पसंद है वो लिख लो ठीक है। अब मैंने इसकी सैलरी कर दी 4,000 तो अब इसकी सैलरी सीधी कितनी हो जाएगी 24,000। बात समझ में आ गया क्या? फिर से समझ में क्लियर हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? फोकस करो बस याद रखना क्लास को 100% फोकस कर लो। मेरे 2 बच्चे हैं एक ओवी और एक यश। यश कभी घर पर नहीं पढ़ता फिर भी वो क्लास में टॉप करता है। वो भी घर पर भी दिन में पढ़ती है स्कूल में भी दिन में पढ़ती है फिर भी वो एवरेज नंबर भी नहीं लाती। व्हाट्स द रीज़न? फोकस। वो जब भी क्लास में कुछ भी चल रहा है ना वो इधर उधर उसे कुछ सुनाई नहीं देता जो मैडम बोल रही है वो और उसका प्रैक्टिकल करके देखता है पढ़ता नहीं है। कोई साइंस में कुछ मैथ में कुछ पढ़ा दिया ना तो उसको घर पर आके गूगल सर्च करेगा क्या हुआ कैसे हुआ। दिस इज़ कॉल्ड स्टडी। उसको हम स्कूल का काम करेंगे ये लिख वो लिख वो लिख। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आप क्लास में कितने अवेयर हो फोकस कितना है क्लास में। दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। यदि आपकी क्लास की बात पूरी की पूरी 100% समझ में आएगी तो घर जाकर केवल घंटे भर की प्रैक्टिस आधे घंटे की प्रैक्टिस इसको लाइफ टाइम के लिए याद करवा देगी। बात समझ में आएगी? फोकस ऑन क्लास। एवरी क्वेश्चन पर अपना जी जान लगा दो। नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जान पूरा फोकस दिमाग लगाओगे ना जैसे ही उसका सही आंसर आएगा आपका दिमाग याद रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की हुई है। हम कभी भी दो रहे होते हैं ना कि मैं एक दिन भटक गया गर्मी मर गया मैं जीवन में कभी वो दिन नहीं भूलूँ पानी को नहीं मिले मन पे। हम जब दो रहे होते हैं वो हमें याद रहता है। दो रहे हो थोड़े बात समझ में आई ना थोड़े से दो रहे हो जाओ याद रह जाएगा। मतलब ट्राई फुल करो खोटा हो रहा है कोई बात नहीं दोबारा से पढ़ते हैं। यही यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लॉजिक कहते हैं इसको। मैंने कहा एक प्रोडक्ट है नहीं एक बार दो रहे नहीं इतना सिंपल सा हो रहा। एक प्राइस नाम का वेरिएबल है ठीक है और उसकी प्राइस 50 है 500 है ठीक है। डॉलर यूनिट
मतलब सेल यूनिट, मतलब कितनी बिकी है। यदि यूनिट 100 से ज़्यादा बिक गई ना तो इसकी रेट बढ़ा दो। बात समझ में आई? यदि यूनिट 100 से ज़्यादा बिक गई तो इसकी सेल बढ़ा दो। मतलब यूनिट फॉर एग्जांपल 120 है तो इसकी प्राइस 20% बढ़ा दो, ठीक है। और यदि यूनिट 100 से कम बिकी है तो रेट कम कर दो 10%, ताकि लोग खरीद लें। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यदि प्राइस, यदि यूनिट 100 से ज़्यादा बिक गई तो अब माल बिक रहा है हमारा तो रेट बढ़ा देते हैं, तो प्राइस क्या कर दो 20% बढ़ा दो, ठीक है। और यदि 100 से यूनिट कम बिक रही है, मतलब अभी सेल नहीं आ रही है, डिस्काउंट कर दो 10%। अभी प्रोडक्ट 10% है, ऑफ सीजन में सस्ते हो जाते हैं ना, 50% सेल, बिक नहीं रहा, बिकाना है। सीजन टाइम में कोई सेल नहीं है बाबू, ले ले, इतना ही मिलेगा, बढ़ जाती है रेट है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, डॉलर प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखो ताकि जब मैं इक्वल करूँ डॉलर प्राइस को तो रिफ्लेक्ट हो। यदि 100 से ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी 120 है तो उसका 20% बढ़ाना है, तो 155 10, मतलब 510 आउटपुट आना चाहिए। यदि मैं मान लो 100 से कम कर दूं तो 10% कम, मतलब 495 आना चाहिए। नहीं 25 रुपया कम हो जैसे, मतलब देख लेना जितना भी हो 10% बढ़ा देना, घटा देना और उसमें 20% बढ़ा देना, जितना भी परसेंटेज लिख लें। हो गया? अल्लाह नहीं होगा, अच्छा सेम ही तो बात है। यदि यूनिट ज़्यादा हो 100 से, ऐसी तो बात है, तो जो भी प्राइस है उसमें प्लस कर देना डॉलर प्राइस का कितना परसेंट, 0.2, मतलब 20, या 20/100 करेंगे तो इतने ही तो आएगा, या
यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, वो भी कितना, 10%। बस इतनी सी बात है। 600 रुपये आ गए, 20% बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गए। मैंने कहा 20 यूनिट ही है, बिक्की है, ओके डिस्काउंट कर दो वाला 450 हम बेचते हैं। बात समझ में आई क्या? ये तो सिंपल बात थी, पहले भी किया हुआ है ना ये तो हमने, इफ कंडीशन में लगा लगा किए थे ना। हमने कहा यदि किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो भले ऐसे लिख लो, 20/100 हो गया 20%। मैं 0.20 लिखूँ या सीधा लिखूँ, एक ही बात है। आया क्या समझ में? बहुत सारा पूछना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ी मेहनत करके आओ, इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑपरेटर बहुत यूज आएगा। जैसे मैंने एंड और उसके कराए थे ना, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आज तो इतना बहुत है श्यापा।